हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमर स्टडी पॉइंट। दोस्तों 2023 में मार्च से जो नया सेशन शुरू होने वाला है एजुकेशन से रिलेटेड, उस सेशन में नरेंद्र मोदी सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम नई शिक्षा नीति के बारे में समझें और हमारे पास पड़ोस जो भी बच्चे हैं जो डरे हुए हैं कि पता नहीं आगे एजुकेशन से रिलेटेड क्या होगा, उनको समझाएं। तो मैंने गूगल से और यूट्यूब से इस बारे में सर्च करना चाहा, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ पर जाकर और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नई शिक्षा नीति पर जो उन्होंने नियम कानून लागू करने की बात की है, उसमें 108 पेज की एक पीडीएफ पड़ी है। वो पीडीएफ मैंने निकालने के बाद उसमें मैंने देखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए ये लिख के ले आया हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जानने हैं और समझने हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे विषय पर चर्चा करेंगे। जो 108 पेज की पीडीएफ दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उसमें लगभग 26 चैप्टर हैं। उन 26 चैप्टर में हमारे लिए चैप्टर 1, 4 और 11 ये 3 चैप्टर जानने के हैं, जिनको हम लोग समझेंगे और उनमें जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे इस डर में हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड एग्ज़ाम 10th के ख़त्म कर दिए जाएंगे, 12th के ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो सिस्टम वर्तमान में चला आ रहा है उसको गवर्नमेंट प्रारूप देने की कोशिश की गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में जो 10+2 सिस्टम चला आ रहा था वो क्या था, और इसमें जो अभी सिस्टम लागू किया गया वो क्या है। इन दोनों में डिफरेंस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पीछे हम लोग रह गए। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो भारत में शिक्षा की व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत जो है 1835 में हुई, और लॉर्ड मैकाले ने इसकी सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, जिसको भारतीय इतिहास में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद लोक शिक्षा विभाग बना 1856 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, जिसमें विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ाया गया 1904 में। और शिक्षा की वर्धा योजना आई थी 1937 में। उसके बाद चार्टर अधिनियम आया 1813 में, और इंदिरा गांधी 1968 में। उसके बाद राजीव गांधी ने इसमें संशोधन कराया 1986 में। और अभी जो 10+2 की व्यवस्था चल रही थी 2021 से पहले तक, वो 1998 में लागू की गई थी। उसके बाद कुछ संविधान संशोधन के बाद इसमें परिवर्तन किया गया और वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू की गई। दोस्तों जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 10+2 वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग पहले ऐसा होता था कि गांव का एजुकेशन सिस्टम था, तो हम लोग क्या करते थे, सीधे फर्स्ट क्लास में एडमिशन किया और 10th तक पहुँचे। 10th के बाद 11 12th कर लिया, तो आगे का कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं हो पाता था। इस चीज़ को बहुत दिन से चेंज किया जाने की कोशिश चल रही थी, और फाइनली ये कोशिश अब जो है शुरू हो गई है। तो ये जो 5-3-3-4 का जो सिस्टम लागू किया जाएगा वो आपको इस चार्ट से बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ये चार्ट मैंने बनाया है, बट ये चार्ट जो है उसी पीडीएफ में दिया गया है, जो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये समझिए कि एक तो फाउंडेशन जो एज दी गई है वो सबसे पहले फाउंडेशन से शुरू होगी। फ्री प्रिपरेटरी दी गई है, उसके बाद मिडिल और फिर सेकेंडरी दी गई है। एक बात मैं आपको बता दूं कि उस पीडीएफ में ये साफ साफ लिखा है कि जैसे पहले बोर्ड एग्जाम होते थे वैसे ही होंगे। अभी यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा 2 साल का हुआ, तो 2 साल का जब हो, तीसरी में जैसे पढ़े, 3 साल का होने वाला हो, यानी तीसरी में जैसे ही पढ़े, वैसे ही आप शुरू कर दें उस बच्चे की यहाँ से सिस्टम। ये टोटल 5 साल का प्रोग्राम रहेगा। 30 साल तक बच्चा यहाँ पढ़ेगा और 2 साल बच्चा यहाँ पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, आपको पता चलेगा कि जैसे ही 3 साल में पहुँचा तो 3 साल के बाद आप बच्चे का नाम लिखाइए प्री स्कूल में। प्री स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाएंगे। अगर प्री स्कूल नहीं है तो आंगनबाड़ी होगा या बाल बाटिका होगा। तो इसका मतलब आपका प्री स्कूल का सिस्टम जो अभी चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कहीं किड्स जोन चल रहे हैं, कहीं प्री स्कूल चल रहे हैं, छोटे छोटे बना लिए जाते हैं घरों में बच्चों के लिए, तो उसको ये लोग सही में लागू करने की कोशिश करेंगे। ये जब 3 साल का ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो एज ये पहुँचेंगे, 3 साल हो गए, अब एज 6 हो गई, तो 6 से 7 और 7 से 8 ये 2 क्लास हो जाएंगे। 6 से 7
क्लास फर्स्ट पूरा करेगा, 7 से 8 क्लास सेकंड पूरा करेगा। तो ये 2 क्लास हो गए, 5 साल इधर हो गए, 3 साल इधर और 2 साल इधर, तो ये 5 हो गया, यानी कि ये वाला सिस्टम 5 वाला शुरू हो गया। उसके बाद 3 साल बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? तो ये 8 साल तक यहाँ पे हो गया, 8 साल से 9 साल तक क्लास थर्ड करेगा, 9 साल से 10 साल तक क्लास 4 करेगा, 10 साल से 11 साल तक क्लास 5 करेगा, और 3 सिस्टम ये बन जाएंगे, 3 पार्ट, ये एक ग्रुप बन जाएगा। यानी 5 हो गया ये प्री स्कूल और जो क्लास फर्स्ट और सेकंड है। उसके बाद 3 हो गया ये क्लास 3, 4, 5। उसके बाद बच्चा जब 11 से 12 साल में पहुंचेगा तो क्लास 6, 12 से 13 7 और 13 से 14 क्लास 8। यानी 8 साल का बच्चा जब होगा तो वो जब 14 साल का बच्चा होगा तो 8 क्लास में पहुंच जाएगा। उसके बाद ये वाला 3 हो गया ये। अब देखिए, जब 14 से 15 का होगा और 15 से 16 का होगा, 16 से 17 और 17 से 18, तो ये 9th और 10th 11 12 सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 4 की स्टार्टिंग की पूरी कंप्लीट थीम है इतनी। उसके बाद चैप्टर 2 में इसी से कुछ दिया गया चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे बताया गया कि मतलब पहले ये रखा गया था कि 35 या 40 बच्चों पे एक टीचर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 25 बच्चों पर एक टीचर रखा जाएगा, यानी बहुत बड़े मात्रा पर टीचरों की भर्ती भी होगी। उसके बाद कहा गया कि हर स्कूल में लाइब्रेरी नेसेसरी है, लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये कहा गया कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी संख्या कम करनी है। देखिए, होता ये है कि जब बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना शुरू करता है, मान लीजिए कि उसका हैबिट है, उसको जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी या बायोलॉजी पढ़ना या मैथ पढ़नी अच्छी लगती है, बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो होता ये है कि अगर उनको किसी एक सब्जेक्ट में रुचि है और उनको सारे सब्जेक्ट ढोने पड़ते हैं 12th तक, तो उनकी रुचि धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और बच्चा 12th नहीं करता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है जिससे आपको क्या हो कि आप अपने हिसाब से काम कर सकें। अब ये तो सिस्टम हो गया 5 3 3 4 का। अब इसमें बताया क्या गया है? इसमें बताया गया है कि आप जैसे सिस्टम चल रहा था, जैसे क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट हैं, आप पहले क्या था, ये नेसेसरी था कि आपको मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ये नेसेसरी था। लेकिन अब उसमें कुछ इस तरीके से ग्रुप डिवाइडेशन किया जाएगा कि आप अपने मन के 6 सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर सके, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकें। ऐसे ही क्लास 12th में क्या था, 5 सब्जेक्ट थे, ये 5 सब्जेक्ट आप अपनी मन के चूज़ करेंगे। कुछ पहले सिस्टम ये चल रहा था कि आर्ट अलग था, कॉमर्स अलग था और साइंस डिपार्ट अलग था। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको हिस्ट्री में रुचि है और उसके साथ वो मैथ्स पढ़ना चाहता है तो वो अब ऐसा कर सकता है। इस वाली PDF में ये लिखा गया है साफ साफ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नई एजुकेशन पॉलिसी में लागू किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 में लिखा है कि अब जो है वर्ग सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम चलती थी, जैसे क्या होता था कि विज्ञान वर्ग होता था, कला वर्ग होता था या कॉमर्स सिस्टम होता था, उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर आप अपने मन के कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके, जैसे मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, 12th में 5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो वो अपने मन के चुनिए और उनके ही अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आगे पढ़ाई करनी है। जो मातृभाषा है, यानी कि जैसे आप कहीं मान लीजिए तमिलनाडु में रहते हैं तो आपकी मातृभाषा वहाँ की तमिल हुई, यानी कि आपकी स्टेट लैंग्वेज तमिल है, तो आप अपनी 5th 6th और 8th क्लास की जो एजुकेशन है वो तमिल लैंग्वेज में ही पढ़ाई करके पा सकते हैं। जैसे कोई राज्य है जहाँ पर हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में ही आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो फाउंडेशन है इसमें बहुत सारी भाषाएँ, लगभग 5 भाषाएँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो PDF दी उसमें 5 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें जापानीज़ है, चाइनीज़ है और रशिया है, फ्रांस है, फ्रेंच भाषा है
और इंग्लिश भाषा तो है ही, इनके साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी, इन भाषाओं का नॉलेज मेन 5 है। बाकी बहुत सारी भाषाएं हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा, आपकी रुचि के अनुसार डेवलप किया जाएगा। उसके बाद एक त्रिभाषा सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश, नंबर 2 पे हिंदी और नंबर 3 पर जो भी आप चाहें वो एक लैंग्वेज चूज़ करके आप 3 भाषाओं का अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे वो भाषा आगे चल के 2 भाषाएं हो जाएंगी, जिसमें आप एक भाषा चूज़ करके 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे। और 10th और 12th के जो पेपर बनेंगे वो दोनों मीडियम के बनेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के। उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट में हर साल आपको भारत भ्रमण, विदेश भ्रमण, क्विज़ेस, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट कराए जाएंगे, ये उसमें दिया गया है। उसके बाद आपको ये योगा चिंतन, शारीरिक शिक्षा, इसके लिए भी अलग से छुट्टियां दी जाएंगी और आपको ये सब सिखाया जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट लिखा है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, इसको देखकर आपको अच्छा भी लगेगा कि अब कुछ गवर्नमेंट कुछ अच्छा सोच रही है। देखिए इसमें लिखा है कि जो 10 दिन आपको छुट्टी दी जाएगी, और उन 10 दिन की छुट्टी में इसमें लिखा है कि बढ़ई के पास जाइए आप, या तो किसी लोहार के पास जाइए, किसी टॉय शॉप पे जाइए, या आप कहीं भी जाइए और वहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट सीखिए, और सीखने के साथ साथ उसको डेवलप करना आपको आना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट आप स्कूल में बनाइए। जैसे मान लीजिए आप बढ़ई के पास गए और आपने कोई खिलौने बनाना सीखे, तो आप अपने स्कूल में प्रदर्शनी में दिखाइए आके वो प्रोजेक्ट, और उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी दिखाइए आके। तो ये प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ लागू करने जा रही है। क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा वैसे ही जारी रहेंगी। ये मैंने अलग से क्लॉज इसलिए लिखा क्योंकि ये 4.37 पॉइंट पर ये लिखा है, वैसे के वैसे परीक्षाएं जारी रहेंगी। तो बच्चों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हवा फैलाई जा रही थी कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। 10th और 12th के पेपर 2 तरीके से हो सकते हैं, उसमें लिखा है कि या तो बहुविकल्पी होंगे और या तो वर्णनात्मक होंगे। दोनों तरीके के पेपर हो सकते हैं, या तो बहुविकल्पी और या तो लिखने के पद्धति के अनुसार पेपर बन सकते हैं। ये नई एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों देखिए, NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। आप उस एग्ज़ाम में पार्ट लीजिए, और पार्ट लेने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लेते हैं। ये उस PDF में लिखा है कि कॉलेज अपने हिसाब से भी फीस को सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एडमिशन दिया और एग्ज़ाम पास हो गए, तो अपनी मनपसंद के 3 सब्जेक्ट चूज़ करिए, और उसके हिसाब से प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपको डिज़ाइन करके दी जाएंगी, उन्हीं में आप शामिल होइए। ये परीक्षाएं ऑफलाइन ऑनलाइन आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगी। तो कोई भी कॉलेज है या कोई भी स्कूल है, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने का सिस्टम रखा जाएगा। उसके बाद जो डिग्री कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें अभी जैसे 3 ईयर का होता है BSc या BA आप जो भी करते हैं, उसमें 3 साल लगते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर पास किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर पास किया तो आपको स्नातक की एक डिग्री मिलेगी, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपने BSc किया और BSc आपको फिजिक्स अच्छा लग रहा है पढ़ने में, फाइनल ईयर में आपने फिजिक्स पढ़ा, या हिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो हिस्ट्री पढ़ा, फाइनल ईयर में हिस्ट्री पे आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, तो आप 4 साल का शोध सहित एक स्नातक का आप एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आपको मिलेगा वो ले सकते हैं। उसमें आगे बेनिफिशियल होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आपने 4 साल का कर लिया तो इधर आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA या MSc करना पड़ेगा। अगर आपने 3 साल वाला किया तो आपको 2 साल वाला करना पड़ेगा। इसमें एक सिस्टम और है कि जैसे आप डायरेक्ट 5 साल का कर सकते हैं, तो 5 ईयर प्लान भी गवर्नमेंट बनाएगी, ऐसा ये भी PDF में लिखा है। यानी कि आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करना शुरू कीजिए, और जिस पर आप शोध कर रहे हैं उसी पर आप शोध करिए 1 साल और, तो डायरेक्ट आपकी BSc और MSc यानी कि MA BA एक साथ हो जाएगा, आपको दोबारा एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सिस्टम इसमें बताया गया है। अच्छा हाँ, एक बात और है कि इसमें कुछ सब्जेक्ट मेजर होंगे, कुछ सब्जेक्ट माइनर होंगे। तो जो मेजर सब्जेक्ट होंगे उन्हीं को आप आगे लेकर
अपना शोध कार्य कर सकते हैं, माइनर सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये दिया गया था इसकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें। उसके बाद में बहुत सारे स्टार्टअप्स की मतलब के लिए बताया गया था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आप कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए आपको जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको बहुत सारा फंड दिया जाएगा। तो ये बेसिक फैक्ट थे जो अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताते हैं। ये आप पूरा सिस्टम देखिए, समझिए और आपको पता चल जाएगा कि 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।